मुझे लगता है हमें दो भागों में बच्चों को बांटना है, एक रील्स बनाने वाले और दूसरे चंद्रयान बनाने वाले। कोई भी देश महान नहीं होता, उसे महान बनाना पड़ता है और महान बनाने की जो जिम्मेवारी है वो हम शिक्षकों के कंधों पे है। मेरा मानना है कि आज अगर आप वर्तमान में देखें तो सरकारी विद्यालय किसी भी मायने में जो निजी विद्यालय हैं उनसे पीछे नहीं है। उन्हें हमें बताना होगा कि आपका जो सबसे बड़ा अगर मित्र है तो वो पुस्तकें हैं। कि घर के बाद अगर कोई माता पिता के बाद अगर किसी का हमारी ज़िंदगी में अहम रोल होता है तो वो शिक्षक का होता है। तो भी बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब याद करते हैं, 10-10 साल के बाद भी कोई विद्यार्थी मिलते हैं, मैसेज आता है तो बहुत अच्छा लगता है। 8 बच्चे तो मेरे पढ़ाए हुए मेरे ही पद को ग्रहण कर चुके हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष इंटरव्यू में। आपको बताऊं कि आप मेरी राइट साइड देख रहे हैं, अध्यापक हैं अशोक ठाकुर जी, लेक्चरर की पोस्ट पर अभी मंडी जो बॉयज़ स्कूल है वहां पर पोस्टेड हैं। और साथ ही आपको इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मंडी जिला के लिए गर्व की बात है कि अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था और शिमला राजभवन में राज्य शिक्षक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और मैं बताऊँ इस अवार्ड का नाम है राज्य शिक्षक सम्मान दिवस 2023 और एकमात्र मंडी जिला के शिक्षक हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और चलिए आपको बताती हूँ अशोक ठाकुर जी के बारे में, थोड़ी जानकारी मैं इनके बारे में दे देती हूँ आपको। बेसिकली स्मेला से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अब ये मंडी में सेटल हो चुके हैं। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी एजुकेशन जो है केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी और बहुत से बात करूँ पूरे भारत के बहुत जगह जगह जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन जो है प्राप्त की है। और अगर बात की जाए कॉलेज की, ग्रेजुएशन की बात की जाए तो वीजीसी मंडी से इन्होंने ग्रेजुएशन की है और एमकॉम भी उन्होंने वहीं से की है। और साथ ही अगर एमबीए की बात की जाए, जो एमबीए है उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट की हुई है। और अब आते हैं इनके जॉब एक्सपीरियंस की तरफ। तो अशोक ठाकुर जी को जॉब करते करते 25 साल हो गए हैं। अक्टूबर 1998 से कॉमर्स के लेक्चरर इन्होंने अपनी जो है सेवाएं देना गवर्नमेंट स्कूल में शुरू की थी और गोपालपुर का जो स्कूल है वहाँ से इन्होंने अपनी जो टीचिंग जॉब है वो शुरू की थी। अगर उसके बाद बात की जाए, अभी बॉय स्कूल में कार्यरत हैं ये मंडी बॉय स्कूल में, तो इनकी 11वीं पोस्टिंग है। उसके अलावा ये चैल चौक बता रहे थे, सर चैल चौक हो गया, लाहौल स्पीति वगैरह हो गया, बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपनी सेवाएँ जो हैं दी हुई हैं। चलिए तो अभी फैमिली की तरफ रुक करते हैं, फैमिली के बारे में बताते हैं। अगर सर की वाइफ की बात की जाए तो वो भी कॉमर्स के लेक्चरर हैं और अभी भंगरोटू में वो कार्यरत हैं। और अगर बेटी की बात की जाए तो बेटी जो है डीयू में है और मिरांडा हाउस कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है मैं आपको बताऊं, तो वहाँ से वो एजुकेशन जो है ले रही हैं। और अगर इनके बेटे की बात की जाए तो वो अभी 10th क्लास में हैं। और साथ ही आपको मैं एक खास बात बताना चाहूँगी दर्शकों, ये जो अवार्ड है ये हिमाचल में सिर्फ 16 शिक्षकों को मिलता है, जिसमें से एक अशोक ठाकुर जी भी हैं। और मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि मंडी में सिर्फ एकमात्र शिक्षक हैं। मंडी के लिए बहुत गर्व का पल है। और मैं आपको बता दूँ साथ ही कि इस अवार्ड से पहले कोरोना काल में रोटरी क्लब के द्वारा इनकी सेवाओं के लिए जो ये ऑनलाइन क्लासेस देते थे उसके लिए भी इनको सम्मानित किया गया है। उसमें सर पहले बता रहे थे कि बच्चों से जो है उन्होंने अपने हिसाब से पूछा और सारा जो डाटा है कलेक्ट किया, उसके बाद इनको राजमहल में कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पर सम्मानित किया था। और साथ ही साथ आपको बताऊं इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, अशोक ठाकुर के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो उसमें अब इन्होंने एक जो मेन जो इन्होंने वीडियो बताई हुई है, एक वीडियो बनाई है वो है मोटिवेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। तकरीबन 45 मिनट की वीडियो बताई सर आपने वो वीडियो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी जो टॉपिक्स हैं अच्छे अच्छे वो आपको इनके यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे। सर ये आपका, मैं आपको बताऊँ ये आपका इंट्रो हो गया और सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 25 सालों से मैं अध्यापन कर रहा हूँ, विभिन्न विद्यालयों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में कार्यरत हूँ पिछले 1 वर्ष से। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये पिछले कल मुझे जो है ये राजभवन में शिमला में राज्यपाल जो है महोदय उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। सर और साथ ही आप ये बताइए कि जैसे अगर शिमला राजभवन में आपको देखिए सम्मानित किया गया तो उस समय वहाँ पे माहौल कैसा था? मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जो शायद मैं अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा।
बहुत ही एक गरिमापूर्ण एक स्वागत वहाँ हमारा किया गया और जो वहाँ का माहौल था ऐसा मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि हम शिक्षकों का बेहद सम्मान है। सरकार हमारे जो काम हैं उनके ऊपर जो है बहुत तवज्जो देती है और बहुत प्रशंसा सरकार वहाँ पे हमारी करती है। बहुत मान सम्मान हमें वहाँ पे मिला है। किस बेस पे आपको जो ये सम्मान है ये मिला है, आपको नॉमिनेट किया गया था, किस बेस पे आपके कार्य या मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें देखी गई थी? इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मेरे जो परीक्षा परिणाम हैं वो बहुत शानदार रहे हैं पिछले वर्षों के। पिछले 5 वर्षों की बात करें तो वो 100% परिणाम है। उसके पहले भी जो मेरे परीक्षा परिणाम हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और अधिकतर बच्चे जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे अंकों से जो है पास हुए हैं। इसके अलावा जो मेरे पूर्व में पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं वो कई बहुत अच्छे पदों पे भी पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि 8 बच्चे तो मेरे पढ़ाए हुए मेरे ही पद को ग्रहण कर चुके हैं। वो वाणिज्य के ही प्राध्यापक के तौर पर सेवाएँ दे रहे हैं। इसी विद्यालय में मैं 2006 से लेके 2008 तक कार्यरत रहा हूँ और उस वक्त के पढ़ाए हुए मेरे जो विद्यार्थी हैं वो 2 बच्चे, एक रजत और साथ में एक भूपेंद्र, वो जिला मंडी में ही प्राध्यापक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मेरे बच्चे अकाउंटेंट के तौर पे कार्य कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में, पुलिस में हैं, आर्मी में बहुत सारे बच्चे हैं। तो अभी भी मैं उनसे जुड़ा हूँ। कभी उनके मैसेज आते हैं, कभी उनकी चिट्ठियाँ भी मुझे बल्कि आई हैं। पूर्व में, अब तो मोबाइल का ज़माना है, अब काफ़ी बढ़ चुका है, डिजिटल युग है, तो अब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। अच्छा लगता है। एक शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, तो भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जब याद करते हैं 10-10 साल के बाद भी कोई विद्यार्थी मिलते हैं, मैसेज आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ विद्यार्थी तो मेरे मतलब फॉरेन में भी, इवन स्कॉटलैंड में, अमेरिका में भी, वहाँ पे भी अपना कार्य कर रहे हैं और हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ ही बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि जो शिक्षक होते हैं, दर्शकों आप सभी जानते हैं, शिक्षक हैं, उनका एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में आप कहिए बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि देखिए प्रॉपर जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन की बात कर लीजिए, एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, संस्कार होते हैं। और आप ये मान के चलिए कि घर के बाद अगर कोई, माता पिता के बाद अगर किसी का हमारी ज़िंदगी में अहम रोल होता है तो वो शिक्षक का होता है। सर अभी चलिए अगला सवाल है कि देखिए हम लोग देखते हैं हमेशा कि प्राइवेट और जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनमें हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं बच्चों में भी या टीचर्स में भी कंपटीशन जो है छिड़ा रहता है। और अभी तक भी पेरेंट्स को ये लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से काफ़ी बेहतर हैं। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे एक्टिविटीज़ की बात कर लीजिए, उनका ये कहना होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक वो फैसिलिटीज़, वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जो प्राइवेट स्कूल में, तो इसलिए वो महंगी महंगी फीसें देकर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि आज अगर आप वर्तमान में देखें तो सरकारी विद्यालय किसी भी मायने में जो निजी विद्यालय हैं उनसे पीछे नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा वो उनसे काफ़ी आगे हैं। कुछ वर्ष पहले जो स्नावर जैसे विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध थी, आज वो हमारे एक सामान्य सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, डिजिटल तरीके से शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। हमारे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, हर तरह की चीज़ वो सीखते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम तरह तरह के करवाए जाते हैं। मतलब मैं बोलूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कुछ समस्याएं हैं कि जो दूर करने की जिन्हें ज़रूरत है, पर मैं ये कहूँगा कि सरकार की तरफ से अब कोई भी हमें कमी नहीं है। हर तरह से सरकार ने जो है वो हमें सामर्थ्यवान बनाया है। हर तरह की सुविधाएं स्कूलों को मिली हैं। हमारे पास अब कमरों का कोई अभाव नहीं है। हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, बहुत बेहतरीन जो कंटेंट्स उसमें है, जो बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है और बच्चे जो हैं उसको सीखते हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्राउंड्स भी हैं। तो मुझे लगता है निजी स्कूलों में ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, कुछ समस्याएं हैं छोटी छोटी अगर देखा जाए। फ़िलहाल समाज का एक थोड़ा सा रुझान इस तरह से है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा बन संवर के जाता है, बहुत अच्छी ड्रेस पहन के जाता है, तो उनको ये लगता है वहाँ पर वो बहुत अच्छी चीज़ सीख रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ पर उनको कुछ नहीं हासिल हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सरकारी विद्यालय को आप जो है ऊपर आंकेंगे और आपको लगेगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास बहुत बेहतर है और वो जीवन में जो है, आने वाले जीवन में जो उनको परेशानियां आनी हैं, जो उनको चुनौतियां मिलनी हैं, उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उनका सामना कर पाएंगे। सर अभी जैसे आपने समस्याओं की बात की, तो मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि अगर हम सरकारी स्कूल्स की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक क्या क्या जो चैलेंजेस हैं एज ए टीचर आपको फेस करने पड़ते हैं? मुझे लगता है हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा एब्सेंटीज़म का शिकार हैं। उनकी पारिवारिक परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे विद्यालय नहीं आ पाते। कुछ
विद्यार्थी जो मैं देखता हूँ, उनको कुछ घर के काम हैं, कुछ उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो उन्हें कुछ और कार्य भी करने शायद पड़ते हैं। इस कारण से बीच बीच में बच्चों को थोड़ा सा छुट्टी वो लेते हैं, थोड़ा सा नहीं आ पाते हैं विद्यालय, जिस कारण से जो है वो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से है, बहुत अच्छी छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं, बहुत मुझे लगता है MDM है, 8वीं तक के बच्चों को खाना भी मिलता है, बहुत बढ़िया पौष्टिक आहार सरकार के द्वारा व्यवस्था जो है की जा रही है। तो धीरे धीरे वो समस्याएं भी दूर हो रही हैं, तो मुझे लगता है आने वाला समय बहुत अच्छा है। सर देखिए, अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, अगर आजकल के चलो बच्चों की बात की जाए, तो आजकल अगर पेरेंट्स को जो सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो करना पड़ता है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के पीछे बच्चों की जो हम कई बारी अपने आसपास भी बच्चों के हालात देखते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ या हरकतें देखते हैं मोबाइल पाने के लिए, उनका रोना, जिद करना, और साथ ही उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर कोविड हमने ये देखा हुआ है कि मतलब जैसे उनकी जो क्लासेस होती थी वो ऑनलाइन होती थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से उनको फ़ोन की जो लत है वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों की बढ़ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन जो है उसमें मतलब नेगेटिव चीज़ें ही हैं, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव भी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, बच्चों को देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में एक चैलेंज बन चुका है और बच्चों से फ़ोन को दूर कर पाना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो चुकी है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। आप अगर बच्चे को फ़ोन दे देते हैं और आज़ादी से उसको खुला छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है वो उसका दुरुपयोग करेगा। अगर थोड़ा फ़ोन देना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है थोड़ा अपनी ऑब्जर्वेशन में दिया जाए, उसके ऊपर नज़र रखी जाए कि वो उसमें क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से जुड़े रहना भी बच्चों को आप दूर नहीं रख पाएंगे, खासकर जब माता पिता या पेरेंट्स जो हैं खुद यूज़ करते हैं तो बच्चा भी चाहता है कि उसे भी हाईटेक होना है, उसे भी वो दुनिया देखनी है। तो आप उसको रोकेंगे तो मुझे लगता है वो रिजेंट करेगा और वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। आपको उसको देना है, पर साथ में उसके ऊपर एक नज़र रखनी है, आपको समय उसका निश्चित करना है ताकि उसका जो स्क्रीन टाइम है वो ज़्यादा ना हो, उसकी आंखों पे कोई गलत असर ना पड़े, या जो उसके जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ चीज़ें जो वहाँ पे हैं उसके लिए भी हमें उसके ऊपर कठोर नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अब 2 तरह के वर्ग में मैं इसको बांटता हूँ। एक तरफ ऐसे भी हैं जो रील्स बना रहे हैं, रील्स की दुनिया में खो रहे हैं, जहां वो व्यक्तिगत प्रदर्शन करते हैं, कई तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कोई मतलब कुछ लोग टैलेंटेड भी हैं, मैं कोई बुरा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बच्चे तो सिर्फ उसको टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें 2 भागों में बच्चों को बांटना है, एक रील्स बनाने वाले और दूसरे चंद्रयान बनाने वाले। तो जो चंद्रयान बनाने वाली जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस दिशा में ले जाना है, उन्हें मोबाइल्स भी मिलें, उन्हें टैब्स भी मिलें, लेकिन वो उसमें क्या करते हैं इसके ऊपर एक बहुत ज़रूरी है कि हम नज़र रखें। और एक चीज़ मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हैं उनका सबसे बड़ा शत्रु मुझे लगता है मोबाइल है। अगर वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर गेम्स खेल रहे हैं, अगर वो उस पर सर्फिंग कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है। तो उन्हें हमें बताना होगा कि आपका जो सबसे बड़ा अगर मित्र है तो वो पुस्तकें हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बिताएं, और ये जो भविष्य निर्माण है तभी उनका संभव हो पाएगा, तभी उन्हें सही जानकारी भी मिलेगी जो उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और दर्शकों मैं आपको बताऊं, जैसे सर ने कहा कि पुस्तकें जब हम ये सर जैसे कहावतें होती हैं, या जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आप भी स्कूल में पढ़ते होंगे या पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर भी लिखा होता था स्कूल की दीवारों पे बड़े बड़े शब्दों में लिखी होती थी ये लाइन्स की, आपका जो सबसे बड़ा जो मित्र है वो आपकी पुस्तकें हैं। तो आप अपने जो अगर किसी को दोस्त बनाए, अपनी किताबों को बनाएं। और अगर साथ ही अगर फ़ोन की बात की जाए तो जैसे सर ने कहा कि रील्स एक जो भाग है बच्चों का वो रील्स वाला है, दूसरा जो भाग है वो चंद्रयान बनाने वाले बच्चों का है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे भी यही लगता है सर कि पेरेंट्स जो होते हैं उनका सुपरविज़न जो है इस साइड होना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और चलिए सर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मोबाइल और रील्स वाला ये ऐसा मुद्दा है, अगर एक ही सवाल में हम बात करना शुरू करेंगे तो काफ़ी लंबी टॉपिक जो है ये हो जाएगा। सर अभी आपके इस अवार्ड पर आते हैं, तो आपको जो स्कूल है उसका कितना आपके अवार्ड में योगदान रहा है, और साथ ही आप किन किन को श्रेय देना चाहेंगे?
मेरा मानना है कि कर्म ही आदमी को महान बनाता है। जो हम काम करते हैं वही हमारी एक पहचान बनाता है। बल्कि ये छोटे छोटे काम भी अगर हम कर रहे हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से हमें संपन्न करना चाहिए। अगर हम बेस्ट वे में किसी काम को करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। ये जो कर्म भूमि है, मुझे लगता है ये हमारे विद्यालय ही हैं। यही सब कुछ सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा। इसी विद्यालय को देना इसलिए चाहूँगा क्योंकि अपने 25 वर्षों के सेवा काल में मेरा जो 6 वर्ष का कार्यकाल है वो इसी विद्यालय का है। अलग अलग भागों में मैं बहुत पहले भी, यहाँ 15 साल पहले भी मैंने सेवाएं दी हैं। और ये जो विद्यालय है ये स्पेशली बॉयज़ का है और यहाँ जो बच्चे 90% पढ़ते हैं आज की डेट में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, तो उन्हें सूचनाएं उतनी अच्छी नहीं मिलती, उनके माता पिता उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं बता पाते। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो टीचर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से उनको जो है टोक रहे हैं, बता रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं। माता पिता जन्म दे रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनके परवरिश में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक निभा रहे हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान है मेरे लिए, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत लंबा जो है सेवा काल प्रदान किया है और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। अभी तक आज तक इस स्कूल में ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी, तो अब ये मेरे माध्यम से जो ये उपलब्धि हमें मिली है इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सभी अध्यापक जो मेरे विद्यालय में कार्यरत हैं सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अपनी प्रधानाचार्य महोदया से मैंने जीवन में सीखा है, ये भी मुझे प्रेरित करते रहे हैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बिल्कुल अपने विद्यालय परिवार को इसका श्रेय देना चाहूँगा। अपने जो मेरा परिवार है उनको, माता पिता की जो मेरे ऊपर जो उनका आशीर्वाद है, साथ में जो ईश्वर की कृपा है, उसको ही मैं श्रेय देना चाहूँगा। सर, साथ ही जितने भी टीचर्स हैं और जो अध्यापकगण जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने अध्यापक साथियों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी देश महान नहीं होता, उसे महान बनाना पड़ता है। और महान बनाने की जो जिम्मेवारी है वो हम शिक्षकों के कंधों पे है। हमें ये जो भावी पीढ़ी है उसका जो बढ़िया निर्माण करना है, वही इस देश के कर्णधार होंगे, वही इस देश की दिशा और दशा तय करेंगे। तो वो बहुत अच्छी तभी होगी जब हम अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को भी हम उन्हें सिखाएं और सही रास्ता जीवन में दिखाएं, तभी जाकर इस देश का भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और एक बार हमारी पूरी टीम की तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस अवार्ड के लिए। दर्शकों, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।